हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग डिसाइड करना सीखा था ग्रुप्स के बेसिस पे। और उस वीडियो में हमने लॉजिक ये दिया था कि हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग होता है। आज हम दूसरे तरीके से बात करने वाले हैं। डायरेक्टिंग इफेक्ट डिसाइड करने का दूसरा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो हमने ARSE रिएक्शन देखा था, तो ARSE रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। यदि हम ARSE रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम देखें तो मैंने ये जो ग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में है ग्राफ। स्टार्टिंग में बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रोफाइल का कोलिजन हुआ। कोलिजन होने से जो इंटरमीडिएट बना वो अनस्टेबल बना, क्योंकि उसका एरोमेटिसिटी चला गया, उस पर चार्ज आ गया, तो यहाँ पे ये बना इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं। फिर इंटरमीडिएट ने क्या किया, H प्लस को एक्सपेल किया और वापस से क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया, स्टेबलाइज हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये सिंपल सा रिएक्शन है। अब यदि हम इस बात पे गौर करें कि स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इस ग्राफ को कैसे अफेक्ट करेगा, तो जरा ग्राफ को हम समझते हैं। देखो, ये वाला जो फर्स्ट स्टेप जो लिखा हुआ है ये स्लोएस्ट पार्ट, और स्टेप 2 है ये फास्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एनर्जी बैरियर है E1, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ये ज्यादा है, और जबकि फास्टर पार्ट का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है। इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा हुआ? स्टेप 1 हुआ। अब यदि मैं किसी रिएक्शन में इस इंटरमीडिएट को कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल बनाता हूं, तो अभी इसका जो हाइट है, इस हाइट से नीचे इंटरमीडिएट बनेगा, और इस हाइट से इंटरमीडिएट नीचे बनने का मतलब है कि एनर्जी बैरियर हो जाएगा कम। एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगा, रिएक्शन बहुत ज़्यादा आसान तरीके से चलेगा। तो फिर जीओसी में ऐसा बोलते हैं इंटरमीडिएट्स में कि मेजर प्रोडक्ट हमेशा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट की डायरेक्शन में बनाते हैं। मतलब मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, रिएक्शन उसी डायरेक्शन में चलता है जिस डायरेक्शन में मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता हो। तो इस बात को हम डायरेक्टिंग इफेक्ट में कैसे यूज करेंगे, तो फिर आओ अपन इसी में आगे बात करते हैं। तो सपोज हमने क्या किया, हमने एक कंपाउंड लिया जिसमें यहाँ पे एक ग्रुप G लगा हुआ था, और इसका रिएक्शन हमें इलेक्ट्रोफाइल से कराना था। अब जब हम इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से कराएंगे तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, या तो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। देखो, हम की एलिमेंट के बेसिस पे तो जानते हैं कि हमें कौन सा डायरेक्टिंग बोलना है, लेकिन हम स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स से बात करना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले ऑर्थो या अटैक के बारे में बात करते हैं। जैसे यदि इस इलेक्ट्रोफाइल ने ऑर्थो पे अटैक किया होता तो क्या बनता, तो यहाँ पे यदि मैं ऑर्थो अटैक लिखूं तो यहाँ पे ग्रुप G है, और ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्थो पे अटैक करने का मतलब ये है, ऑर्थो पोजीशन कौन सा हुआ, ये वाला। तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और यदि यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर H, और यहाँ पर ग्रुप G प्रेजेंट है, और प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा कहाँ पे, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा इस कार्बन पे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनेगा कि प्लस चार्ज उस कार्बन पे डेवलप हुआ जहाँ पे ग्रुप G प्रेजेंट था। ठीक, अभी तो हम ARSE की सारी स्टेप्स लिख दें, और आगे रेजोनेंस होगा, आगे रेजोनेंस हुआ तो प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर H है, और यहाँ पे ग्रुप G तो अभी भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने ग्रुप G लिख दिया। कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होता रहेगा। कहाँ तक? ARSE रिएक्शन में रिकॉल करो, लास्ट स्टेप तक रेजोनेंस होता रहेगा। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप पे देखो हम आ गए। अब इसके आगे देखो, इसके आगे कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ रहा है वहां पे। तो ARSE रिएक्शन के लास्ट स्टेप में हम क्या करते थे, ये H के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं, और यदि बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे ग्रुप G लिख दूं मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बचा, और यहाँ से क्या एक्सपेल हो गया, यहाँ से H प्लस एक्सपेल हो गया, ये देखो। तो यहाँ पे एक अच्छा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हमने ARSE रिएक्शन लिखा था तो हमने शॉर्ट ट्रिक में ये बोला था कि यदि तुम्हें प्रोडक्ट बनाना हो तो तुम क्या करो, H हटा के इलेक्ट्रोफाइल लगा दो। और ध्यान से देखो, यदि मुझे ये मालूम चल जाता है कि ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टिंग है, तो मैं ऑर्थो पे प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा डायरेक्ट, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ऑर्थो पोजीशन का H हटाना है, वहां ही लगाना है, प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो मैकेनिज्म लिखा हुआ है। अब यदि मैं इनके लिए सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बनाता हूं ड्यूरिंग ऑर्थो अटैक, तो ये किस तरीके से बनेगा, तो क्या तुम्हें याद है,
हमने रेजोनेंस हाइब्रिड लिखने के लिए बोला था इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कॉन्जुगेशन, और थ्रू आउट द कॉन्जुगेशन मतलब इन 5 कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाऊंगा मैं। इस कार्बन पे जिस पे इलेक्ट्रोफाइल है उस पे ये डॉटेड लाइन नहीं लगा सकता। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ड्यूरिंग अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो पोजीशन, और ये हमें देख के मालूम चल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जी के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे लगा है। अब यदि हम पैरा अटैक की बात करते हैं तो पैरा अटैक में एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ग्रुप जी लगा हुआ है। पैरा पोजीशन कौन सा हुआ, पैरा पोजीशन मार्क यदि मैं करूं तो पैरा पोजीशन है ये वाला। ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यदि ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर एक एच ऑलरेडी है, प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर आ जाएगा ग्रुप जी। अब यदि मैं रेजोनेंस लिखूंगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा, फिर प्लस चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनेगा कि प्लस चार्ज उस कार्बन पे आ गया जिस कार्बन पे कौन प्रेजेंट है, ग्रुप जी प्रेजेंट है यहाँ पर ये। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एच तो अटैच हो चुका था, रिमेनिंग स्ट्रक्चर तो एज इट इज ही रहेगा। तो मैं सारे स्ट्रक्चर में यहाँ ग्रुप जी लिख देता हूँ क्योंकि ग्रुप जी तो प्रेजेंट है ही ना सारे स्ट्रक्चर में। अब यदि मैं आगे रेजोनेंस लिखूँ तो आगे रेजोनेंस में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यदि यहाँ बॉन्ड पेयर शिफ्ट हुआ तो प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पर एच और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है। अब हम लास्ट स्टेप पे आ गए। लास्ट स्टेप में क्या होता था, हम पहले भी 2 बार ये मैकेनिज्म बोल चुके हैं। लास्ट स्टेप में ये जो H वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। इसका मतलब H प्लस का एक्सपल्शन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल बचा और यहाँ से क्या एक्सपेल हो गया, यहाँ से H प्लस को हमने एक्सपेल कर दिया ऐसा। और ध्यान से देखो पैरा अटैक में भी प्रोडक्ट बनाने का डायरेक्ट तरीका क्या है, पैरा का H हटाओ और वहां पर E लगा दो, इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आसान सा तरीका है। अब यदि मैं इसके लिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता हूं तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वापस से रिपीट कर देते हैं वो लाइन कि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कॉन्जुगेशन, मतलब मुझे इन 5 कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाना पड़ेगा। ठीक, मैं इलेक्ट्रोफाइल वाले कार्बन को डॉटेड लाइन से नहीं जोड़ सकता हूँ क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब यदि मैं मेटा अटैक की बात करूं तो पहले सबसे पहले मैं इन सारे स्ट्रक्चर में यहाँ जी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रुप जी तो रहेगा ही, मैंने यहाँ पे ग्रुप जी लिख दिया ऐसा। और अटैक होने के बाद यदि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल का मेटा अटैक करा रहा हूँ तो पहले मैं मेटा पोजीशन मार्क कर लूँ, ये रहा मेटा पोजीशन। ये वाला कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया। अब यदि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया और यहाँ पर H है तो ये तो लास्ट तक एज इट इज रहेगा, तो मैं थोड़ा स्पीड से इस बार लिख देता हूँ इलेक्ट्रोफाइल H यहाँ तक लास्ट तक ऐसा आ गया। ठीक, अब यदि रेजोनेंस लिखूंगा तो अभी प्लस यहाँ पर है, अल्टरनेट पोजीशन पे प्लस आता है, तो मैंने इस बार देखो बिना एरो की रेजोनेंस लिख दिया। यहाँ पर ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तुम बोलो तो मैं एरो लगा देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसा होगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसा होगा और इस तरीके से प्लस आ जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेप में H के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाएंगे, मतलब H का एक्सपल्शन हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल रह के प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। तो फाइनल ऑब्जर्वेशन कि यदि मुझे मालूम चल गया कि ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा, मैं प्रोडक्ट बनाने के लिए मेटा का H हटाऊंगा और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल को लगा दूंगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब रही बात सिग्मा कॉम्प्लेक्स रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की, तो हमने पहले भी कितनी बार बोला है कि इन रेजोनेंस हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कॉन्जुगेशन, और हम इलेक्ट्रोफाइल वाले कार्बन पे डॉटेड लाइन नहीं लाते हैं, तो इस तरीके से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है, ये हमने ये मैकेनिज्म्स क्यों लिखे, क्योंकि हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाना था, तो जरा इन ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देना। इन अटैक इन मैकेनिज्म को लिखने के बाद यदि मैं ऑब्जर्वेशंस लिखता हूं तो इन ऑर्थोपैरा अटैक क्या हुआ, इन ऑर्थोपैरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और यदि मैं लिखूं इन मेटा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, तो जरा ध्यान से देखना। मेटा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जब हमने ऑर्थोपैरा अटैक कराया तो जहां पे ग्रुप जी लगा हुआ था ना, हमने वहां पे बोला भी था लिखते टाइम कि जब हमने ग्रुप जी बोला तो ग्रुप जी से अटैच्ड कार्बन पे प्लस चार्ज आया था। ठीक, और यदि देखना चाहो तो जरा यहाँ पर आओ, यहाँ पर यदि देखोगे तो यहाँ पर देखो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है पैरा अटैक में ये वाला,
देखो ग्रुप जी से अटैच्ड कार्बन पे प्लस चार्ज आया है, जबकि ऑर्थो अटैक में देखो फर्स्ट वाला ही जो स्ट्रक्चर बनाया था हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये वाला, इसमें देखो ग्रुप जी से अटैच्ड कार्बन पे प्लस चार्ज आया है। तो हम पूरे स्ट्रक्चर तो नहीं लिखेंगे डिस्कशन में, हम केवल ऐसा लिख कर करेंगे कि ड्यूरिंग ऑर्थो पैरा अटैक प्लस चार्ज इज डेवलप एट द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द ग्रुप जी। जबकि यदि मैं ऑब्जर्वेशन मेटा अटैक का बनाऊं तो मेटा अटैक में क्या हुआ, जहां पे ग्रुप जी जुड़ा था ना उससे अटैच्ड कार्बन पे प्लस नहीं आया, उससे एडजेसेंट कार्बन पे प्लस आया, मतलब प्लस आया यहाँ पर। देखो यहाँ पर भाई ग्रुप जी से अटैच्ड कार्बन ये था, इस कार्बन पे कभी प्लस नहीं आया, सारे स्ट्रक्चर लिखे हुए देख रहे हो। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑर्थो पैरा अटैक में ग्रुप जी से अटैच्ड कार्बन पे प्लस आता है और मेटा अटैक में ग्रुप जी से अटैच्ड कार्बन पे नहीं उससे एडजेसेंट कार्बन पे प्लस आता है। अब यदि हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो हमने जब कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी स्टडी किया था तो हमने कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी में ये बोला था कि ERG मेक्स द कैटाइन मोर स्टेबल। कहने का मतलब यदि मैं लिखता हूं तो यहां पर यदि मैंने ERG लिखा, ठीक, और ERG के साथ में मैंने यहाँ पे एक प्लस चार्ज लगाया ऐसा, और एक बार मैंने कोई भी ग्रुप नहीं लगाया, और एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया ऐसा। अब यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये GOC के बेसिक रिजल्ट्स होते हैं कि ERG मेक्स द कैटाइन मोर स्टेबल, जबकि EWG मेक्स द कैटाइन अनस्टेबल। इसका मतलब ERG वाला कैटाइन बिना ग्रुप वाले कैटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है और बिना ग्रुप वाला कैटाइन EWG वाले कैटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। अब यदि हम फाइनल रिजल्ट्स की बात करें तो अब जरा रिजल्ट्स देखते हैं कि इसके बेसिस पे हम कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डिसाइड करेंगे। ठीक, तो पहला रिजल्ट बना रहे इफ द ग्रुप जी इज एन ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ग्रुप जी इज डायरेक्ट लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यदि ग्रुप जी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि हम ऑर्थो पैरा अटैक कराएं, और दूसरा चॉइस क्या है कि हम क्या कराएं, हम मेटा अटैक कराएं। तो हम दोनों अटैक में बात कर लेते हैं, हम ऑब्जर्वेशन बना चुके हैं। ऑर्थो पैरा अटैक में क्या होगा, यदि ग्रुप जी को मैं पहले ERG बोल चुका हूं, इसका मतलब ERG से अटैच्ड कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और जबकि यदि मेटा डायरेक्टिंग में मेटा पे अटैक कराऊंगा तो ग्रुप तो जी ERG है ना, तो जो प्लस चार्ज आएगा वो एडजेसेंट पे ना आके उसके एडजेसेंट कार्बन पे प्लस आएगा। अब हमें ये डिसाइड करना है इन दोनों में से कंपैरेटिवली मोर स्टेबल कौन है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ग्राफ में बोल दिया था हम हमेशा वो इंटरमीडिएट बनाते हैं जो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है, और ERG नजदीक रहेगा तो ये मोर स्टेबल रहेगा, और यदि ये वाला मोर स्टेबल है इसका मतलब हम ये बनाएंगे ये वाला तो लेस स्टेबल है। हालांकि देखो ERG मेक्स द कैटाइन ऑलवेज मोर स्टेबल, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का फर्क पड़ेगा, ये नजदीक है इसलिए ज्यादा स्टेबल, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए कम स्टेबल। इसका मतलब कि ऑर्थो पैरा अटैक में बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल का कोलिजन कहाँ कराएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाएगा, ये ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कराएगा। ठीक, इसका मतलब ERG क्या हुआ, ERG हुआ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ। क्यों, क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, पूरा लिख देते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड during ortho para attack are comparatively more stable then, no doubt, then comparison किससे, then sigma complexes formed during meta attack of electrophile। तो ये पहला रिजल्ट है। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है, ये स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से हमने किया, तो ये पहला रिजल्ट हुआ। सेकेंड रिजल्ट की यदि बात करें तो सेकेंड रिजल्ट ERG हो गया, तो अब सेकेंड रिजल्ट में क्या आएगा, व्हेन ग्रुप जी क्या रहेगा, व्हेन ग्रुप जी रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यदि ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमें दो केसेस में बात करनी पड़ेगी, इन ऑर्थो पैरा अटैक और डिसाइड करना पड़ेगा हमें इन मेटा अटैक। और हम स्टेबिलिटी कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि ग्रुप जी EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
तो मुझे डायरेक्ट यही लिखना पड़ेगा। और ऑर्थो पैरा अटैक में तो ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पे प्लस आता है, जबकि मेटा अटैक में ग्रुप से अटैच्ड कार्बन पे प्लस नहीं आएगा, उसके एडजेसेंट कार्बन पे प्लस आएगा और यहाँ पर आएगा ये। अब यदि हम बात करें जीओसी के बेसिक रिजल्ट्स की, तो हम बोलते थे EWG मेक्स द कैटाइन मोर अनस्टेबल। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया मोर अनस्टेबल। देखो EWG मेक्स द कैटाइन ऑलवेज अनस्टेबल, और ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये है लेस अनस्टेबल। और यदि मैं स्टेबिलिटी कंपेरेटिव है ये बोलकर बात करूं, तो मैं लेस अनस्टेबल बोलूं, या मैं कंपेरेटिवली क्या बोलूं, मैं कंपेरेटिवली बोल सकता हूं मोर स्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि यदि EWG है तो हम कौन से सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बनाना चाहेंगे, वो जो ज्यादा स्टेबल रहेगा। और ज्यादा स्टेबल कौन है, वो जो मेटाटेक से बनेगा। इसका मतलब यदि ग्रुप EWG हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि मेटाटेक में बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल हैं, इसलिए वाला ग्रुप कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट बोलूं तो EWG कौन सा डायरेक्टिंग हुआ, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ। और मेटा डायरेक्टिंग क्यों हुआ, क्योंकि फिर से यदि बोलें तो हम फिर से लिख देते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस formed during meta attack are comparatively less unstable बोलूं या मैं comparatively more stable बोलूं, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक, तो इस तरीके से भी हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग डिसाइड करते हैं। एक बार मैं फाइनली बोल देता हूं। फाइनल डिस्कशन इस बात पे हुआ आज हमारा कि कोई भी ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हम कब बोलेंगे, तो ERG है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब ERG ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये हम दो तरीके से बोल सकते थे। एक हम की एलिमेंट के बेसिस पे बोल सकते थे, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज डेवलप होता है। दूसरा तरीका ERG ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसलिए क्योंकि ऑर्थो पैरा अटैक जब होगा इलेक्ट्रोफाइल का, तो बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेंगे। और EWG मेटा डायरेक्टिंग है दो रीजन से। पहला कि एलिमेंट वाला एक्सप्लेनेशन बोलूं तो जब हम EWG का रेजोनेंस लिखते हैं तो ऑर्थो पैरा पे प्लस आता है, इसलिए वो मेटा डायरेक्टिंग है। स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स वाला लॉजिक बोलूं तो स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स में बोला जाता है कि EWG मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि मेटा अटैक जब होगा इलेक्ट्रोफाइल का तो बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल बनेंगे। इसका क्वेश्चन भी आ चुका है जी और नीट दोनों ही में, और क्वेश्चन में पूछा था मोस्ट स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स पूछा गया था। मोस्ट स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स पूछने के बाद जो ऑप्शंस दिए गए थे वो ऑप्शंस थे ये चार। यहाँ पर ये जो ए ऑप्शन था, ए ऑप्शन में यहाँ NO2 लगा हुआ था, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और H था। एक ऑप्शन में ये था। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर NO2 था, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और H था, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये दिया था। एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स थर्ड ऑप्शन में दिया था, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर H और इलेक्ट्रोफाइल था ऐसा। और डी ऑप्शन में दिया था, यहाँ पर H और इलेक्ट्रोफाइल ऐसा। तो हमें डिसाइड करना है कंपैरेटिवली मोर स्टेबल कौन रहेगा। अब यदि तुम ये डिसाइड करते हो, देखो आंसर इसका है फोर्थ वाला। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो ए वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स में भी EWG है, बी वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स में भी EWG है, सी वाले कॉम्प्लेक्स में भी EWG है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, केवल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो कॉमन है चारों में, ठीक। और सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पे सब में पॉजिटिव चार्ज था, ये मैं लिखना भूल गया, मैंने लिख दिया प्लस चार्ज। अब यदि डी वाला ऑप्शन नहीं होता ना, यदि डी वाला ऑप्शन नहीं होता तो फिर मैं कौन सा ऑप्शन टिक करता, मैं ऑप्शन बी टिक करता। क्यों, क्योंकि यदि EWG है और इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे लगा है, तो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ कि मेटा अटैक से बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली मोर स्टेबल बनेगा, ठीक। तो ये तय बात है, आंसर क्या है डी, क्योंकि उसमें कोई भी ग्रुप नहीं। और मैंने स्टेबिलिटी में बोला था कि ERG वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल, फिर बिना ग्रुप वाला, और फिर EWG वाला बाद में आएगा। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, यदि डी वाला ऑप्शन नहीं होता, ऑल आर इक्वल आ जाता डी में, तो फिर मैं आंसर क्या टिक करने वाला था, मैं आंसर बी टिक करने वाला था। क्यों, क्योंकि EWG होने पर मेटा अटैक से बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस कंपैरेटिवली मोर स्टेबल बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम क्या सीखे, आज हम सीखे कि डायरेक्टिंग इफेक्ट जो है, डायरेक्टिंग इफेक्ट हम दो तरीके से बोल सकते हैं। कौन से दो तरीके से, हम की एलिमेंट देखकर बोल सकते हैं, और हम क्या देखकर बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी
ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखकर भी बोल सकते हैं। तो फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इंडिविजुअल ग्रुप्स पे बात करने वाले हैं। तब हम दोनों को मिक्स करके बात करेंगे कि एलिमेंट के बेसिस पे और स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे कैसे देखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू।